सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई, हाँ जी। आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। और चालू करने से पहले सर छोटी सी बात, अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए तो आप इस नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जिस भी बुक के आपको नोट्स परचेज करने हैं, जो भी आपकी बुक है वो सारी सारी बुक्स के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपल। चलिए, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आराम से पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल। हाँ जी, पूरी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है पूरी बुक आपको मिल जाएगी, मतलब पूरी बुक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। कितने में? मुश्किल से 150 या 200 रुपए में। शायद डिस्काउंट चल रहा हो तो आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उससे भी सस्ते में मिल जाएंगे, क्या पता आपको। ठीक है सर, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। ये जो सीरीज है ये है भाई, बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, आपके आराम से ये वाली जो सीरीज है पूरी पूरी देख सकते हो। बस आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ या फिर 6th सेमेस्टर के आप बच्चे होने चाहिए। ठीक है, डीयूएसएल से। चलिए तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नाम आता है सबसे पहले जॉब ओवरहेड या फिर जॉब कॉस्टिंग। क्या नाम आता है? जॉब कॉस्टिंग। अब ये जॉब कॉस्टिंग होती क्या है? जॉब कॉस्टिंग को ही आप जॉब ऑर्डर भी बोल सकते हो। ठीक है सर, हाँ जी। इससे पहले जो हमने लेबर कॉस्टिंग करी थी ना सर, मतलब कि जो मैंने बोला था कि आपके सिलेबस में नहीं है, चैप्टर नंबर कौन सा था वो, तीसरा या चौथा चैप्टर था जो मैंने करवाया था। मैंने बोला था आपके सिलेबस में नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो देख लेना। वो वाला चैप्टर जो है उसी में से एक चैप्टर जो है वो यही है, जॉब कॉस्टिंग। चाहे आप वहां पे कर चुके हो तो अब आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे कर लिया तो आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं, मतलब सेम वही चैप्टर था। सिंपल से बढ़िया। तो एक बार एक तरीके से जिन्होंने पहले नहीं किया तो उनकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना खाली ओवरव्यू है, ऊपर ऊपर से। वहां पे मैंने डीपली करवाया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने देख क्या करते मतलब लाइन से करते आ रहे थे तो ठीक है, लेकिन आपने स्टार्टिंग से नहीं किया था, आपने छोड़ रखे वो चैप्टर, तो सर थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू से कर रहे हैं क्योंकि ये वाला। ठीक है भाई, हाँ जी। क्योंकि बुक में इतना ही दे रखा है, ये वाला जॉब कॉस्टिंग जो है आपकी बुक में के हिसाब से वो इतना ही है। लेकिन वहां पे हमने डीपली किया था क्योंकि मेरे को लगा पुराने सिलेबस के जो बच्चे होंगे उनके बुक में डीपली दे रखा हुआ, इसलिए हमने वहां पे डीपली कर लिया था। सिंपल। चलिए आते हैं भाई सबसे पहले थ्योरी पे, बाद में चालू करेंगे सर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है नहीं चैप्टर के अंदर, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन है। तो अगर सारे मैं करवा दूंगा तो फिर आप किसकी प्रैक्टिस करोगे? तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन जो रह गए बाकी के वो 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर, चलिए सेम ऐसे होने वाले हैं। शुरू करते हैं। बात आती है जॉब कॉस्टिंग होती क्या है, जॉब ऑर्डर होता क्या है। सेम बात होती है जॉब कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर। जैसे हमने क्या किया था, हम कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, ये पूरी बुक ही क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग है, यानी हम कॉस्टिंग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं सर? कॉस्टिंग, यानी हमें हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। सिंपल सर, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप बिजनेस चलाते हो किसी भी तरीके का, आपको सबकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सिंपल सर। चलिए, अगर मान लो कोई आप प्रोडक्ट बेचते हो, कोई सामान बेचते हो, तो फिर आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। सिंपल ना, मटेरियल कॉस्टिंग भी बोल देते हैं कई बार उसे। चलिए, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आप बैच में नहीं बना सकते, मतलब बड़े लेवल पे स्केल पे नहीं बना सकते। आपको हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी, मतलब हर बार आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। समझ में आया? एक बार देखो, एक बार क्या होता है, आपने बड़े लेवल पे स्केल पे प्रोडक्शन कर दिया। जैसे मैं एक मार्कर बना रहा हूं मान लो, तो मैंने बड़े लेवल पे मार्कर बना दिया, तो मेरे को हर मार्कर की कॉस्ट बतानी पड़ेगी, कितना खर्चा आ रहा है। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी हर प्रोडक्ट की जब हमको खर्चे निकालने पड़ते हैं, मतलब सेम ही रहते हैं ज्यादातर। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो जो अलग तरीके का होता है। कई बार बिजनेस अलग तरीके का होता है जहां पे आपको हर बार यूनिक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि मार्केट का एग्जांपल दे दिया मैंने, उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग है ना भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग कब काम आती है? जब आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे हर ऑर्डर के लिए आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि किसी का बिजनेस होगा फर्नीचर का, तो फर्नीचर, जैसे मेरे को बेड बनवाना है, तो मेरा बेड का डिजाइन मेरे को कुछ अलग तरीके से चाहिए होगा। कोई दूसरा बंदा आया तो उसको बेड का डिजाइन कुछ अलग तरीके से चाहिए। तो जो भी डिमांड करेगा वो सेम प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करता, वो अलग अलग वैरायटी वाले प्रोडक्ट की डिमांड करता है। तो ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो जो भी जॉब आएगी, जो भी ऑर्डर आएगा, जो भी काम आएगा, आपको उसके हिसाब से क्या निकालनी पड़ेगी? उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। सिंपल ना। जैसे सेम यही जो जॉब कॉस्टिंग होती है दूसरी जगह कहां पे यूज होता है? टेलर के बिजनेस में। जो टेलर होते हैं, जो कपड़े वपड़े बनाते हैं, जो सूट पैंट कोट ये सब चीजें बनाते हैं, तो उनको अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से, अलग अलग बॉडी शेप के हिसाब से कपड़े बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए मटेरियल का भी खर्चा अलग अलग होता है, क्योंकि मटेरियल भी अलग तरीके के होते हैं। तो जॉब जो डिफाइन की जाती है, जो जॉब आपको प्रोवाइड करी गई है, उसमें जो आप काम कर रहे हो, उसका जो कॉस्टिंग है, उसका जो खर्चा है, वो निकालने की क्या बोलते हैं? जॉब कॉस्टिंग। सिंपल। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, एक अलग ही प्रोडक्ट होता है जिसके लिए आपको अलग से ही क्या निकालनी पड़ती है? कॉस्ट निकालनी पड़ती है। अभी तक हम सीख रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने बैच में कोई प्रोडक्ट बनाया, बस उसको डिवाइड कर दिया एक प्रोडक्ट के हिसाब से, तो फिर आपने निकाल दिया। यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए आपको यूनिक कॉस्टिंग करनी पड़ती है। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना। वहां पे आप बड़े लेवल प्रोडक्शन मतलब कॉस्टिंग करते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो और उसको डिवाइड कर देते हो, बस आपके जितने भी प्रोडक्शन आपने किया था उससे, तो आपको निकल जाता है एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी है। लेकिन यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक कॉस्टिंग करनी पड़ती है। सिंपल सर, इसको बोलते हैं बस खाली जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है भाई? जॉब कॉस्टिंग इट इज ए मेथड। जॉब कॉस्टिंग क्या है? मेथड है किस चीज का? कॉस्टिंग का। इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट
आर एक्यूमुलेटेड सेपरेटली, जिसके अंदर हर एक जो एलिमेंट है उसके लिए अलग जॉब, मतलब हर एक जॉब के लिए अलग, यूनिक जॉब के लिए, हर एक यूनिक काम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ती है। सिंपल सा, फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, मतलब हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको अलग से सेपरेटली हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि अब क्या प्राइस रखूं, ये जो मैंने पैंट बनाई इसका प्राइस क्या रखूं, ये जो मैंने नया कोट बनाया इसका प्राइस क्या रखूं, हर चीज के लिए अलग प्राइस करना पड़ता है। ठीक है, फॉर वर्क ऑर्डर अंडरटेकन एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिंपल सा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप काम कर रहे हो वो अलग तरीके का काम हो सकता है, और अलग अलग काम के लिए आपको अलग अलग कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी। जैसे पैंट बनाने का खर्चा अलग है, उसकी पैंट बनाने का खर्चा अलग है, वो बच्चे की पैंट बनाने का खर्चा अलग होगा, कॉस्टिंग उसकी अलग पड़ेगी। समझ में आया सर? सबका मतलब हिसाब किताब यही रखना क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग। इस बार हम जॉब को देख के, काम को देख के क्या करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे। चलिए सर वापस चलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सर थ्योरी थ्योरी था, बस आपके एग्जांपल में दे रखा है, मतलब जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर देखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपकी बुक के अंदर थ्योरी थ्योरी देख के बस खाली और क्वेश्चन देखना, और वो भी इतनी सी, बस खत्म। शुरू करते हैं। बात आती है जॉब कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग से, यानी जो हमने आउटपुट कॉस्टिंग करी थी उससे कैसे डिफरेंट है, समझिए। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम बड़े लेवल पे बस खाली प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, उसके बाद जब चलते हैं बेचना होगा तो उसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब ऑर्डर आता है उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ऑर्डर के हिसाब से हमें सामान बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, हर एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए अलग अलग कॉस्ट चलते निकाली जाती है। जैसे जब मार्कर बनाने वाली जो कंपनी है उसने सेम कॉस्टिंग इसकी भी रखी है, सेम कॉस्टिंग इसकी भी रखी है, क्योंकि मार्कर दोनों सेम ही है, तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है, जिससे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर कॉस्ट मतलब हर प्रोडक्ट के लिए क्या बनानी पड़ती है, अलग कॉस्टिंग करनी पड़ती है। सिंपल सा, चलिए हर एक मतलब हर एक जॉब के लिए आपको जॉब शीट बनानी पड़ेगी, जॉब पोस्टिंग करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। ईच जॉब इज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है, हर एक जॉब जो होती है, हर एक जो काम होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है दूसरे से। सिंपल सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे हम चाहते हैं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि पिछली बार याद है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते थे, हमने प्रोडक्शन के रख लिया, अब जो कस्टमर आ रहा है वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो हमने बना रखा है। सिंपल, ठीक। लेकिन इस बार क्या होगा, हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा, जैसा वो चाहते हैं हमको वैसा बनाना पड़ेगा। जैसे वो कुर्सी चाहते हैं हम वैसी कुर्सी बना के देंगे, जैसे वो बेड चाहते हैं हम वैसे बेड बना के देंगे। सिंपल सर, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना होता है। उसके बाद सेपरेट जॉब शीट और जॉब कार्ड, यहाँ पे क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक जॉब के लिए, हर एक आइटम के लिए आपको सेपरेट जॉब शीट बनानी पड़ती है, सेपरेट जॉब कार्ड बनाना पड़ता है। ठीक है सर, चलिए बात आती है एप्लीकेबिलिटी, कहां कहां पे एप्लीकेबल होती है ये जॉब शीट बनाना। तो अभी मैंने बताया जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, यानी जो घर वर बनाते हैं, क्योंकि हर किसी के इंसान का घर सेम तो होता नहीं है, सबके लिए अलग अलग घर बनाना पड़ते हैं अलग अलग तरीके से, तो वहां पे यूज होती है। इंटीरियर डेकोरेशन में, क्योंकि अलग अलग डेकोरेशन करनी पड़ती है, तो वहां पे यूज होती है। पेंटिंग इंडस्ट्रीज में, जब आप पेंटिंग इंडस्ट्रीज में यानी जब पेंट वेंट का काम करते हैं, सफेदी का काम करते हैं, उनमें भी यूज होता है ये सब चीजें। सिंपल सर, ये वाली जॉब पोस्टिंग। आगे चलते हैं, इसके फायदे क्या हैं और लिमिटेशन क्या हैं, फायदे और नुकसान क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं इसमें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब, यहाँ पे क्या होता है, पहला फायदा, यहाँ पे हर एक काम की आपको इंडिविजुअल जॉब की कॉस्ट मिल जाती है, यानी कि हर काम को करने पे कितना कितना खर्चा आ रहा है, सिंपल आपको वो पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बैच बनाया तो हर काम की कॉस्ट जो होगी वो सेम रहेगी, यहाँ पे आपको हर यूनिक काम की, जो आप स्पेशल काम करते हो ना किसी चीज के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसकी स्पेशल कॉस्ट भी मिल जाती है आपको, कि स्पेशल कॉस्ट कितनी आई है इसकी। सिंपल सर, डिटेल एनालिसिस, यहाँ पे क्योंकि आप जॉब कॉस्टिंग कर रहे हो, हर एक प्रोडक्ट का अलग से हिसाब किताब रख रहे हो, तो इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है। यहाँ पे डिटेल में आपको पता चलता है कितना आप ओवरहेड खर्चा कर रहे हो प्रोडक्शन के पे, कितना सेलिंग डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है, ये सब चीजें। रिमूवल ऑफ लो प्रॉफिटेबल जॉब्स, अब देखिए, अब आप यहाँ पे हर तरीके से, जैसे मान लो कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मान लो टेलर है, टेलर क्या कर रहा है, वो पैंट भी बना रहा है और वो सूट भी बना रहा है। सुनिए, जो नॉर्मल पैंट है अगर वो बना रहा है नॉर्मल पैंट, तो वो कपड़ा लेके आता है 200 रुपए का, और उससे वो पैंट बनाता है और 500 या 700 रुपए में वो पैंट को क्या कर देता है, बेच देता है। सिंपल। वहीं पे एक वो बनाता है सूट, ठीक है सर, वहां पे सूट बनाने के टाइम पे जब वो सूट बना के बेचता है तो वो कपड़ा आता है 200 या 300 रुपए का, और वो उसका सूट बना के बेचता है 8000 रुपए का। सिंपल। तो उसको पता चल जाता है जो मैं पैंट बना के, नॉर्मल पैंट बना के बेचता हूं अगर, तो फिर मेरे को कम मार्जिन मिलता है, लेकिन जब मैं सूट बना के बेचूंगा उससे, मतलब चलते हैं, अरे वही सूट पैंट जो शादियों में पहनते हैं, हाँ जी, तो सूट पैंट बना के बेचूंगा अगर मैं, तो उससे मेरे को मार्जिन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी एरिया क्या बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सर, हाँ जी, तो इसलिए यहाँ पे हेल्प मिलती है, जिस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट कम हो रहा है उस प्रोडक्ट को बंद करके हम केवल उस पर फोकस कर सकते हैं जिसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, मार्जिन ज्यादा आ रहा है। सिंपल सर, बढ़िया। रिमूवल ऑफ लो प्रॉफिटेबल जॉब्स को हटा देता है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ, अच्छा ये टॉपिक हो गया। लिमिटेशन क्या है भाई, लिमिटेशन क्या है, टू मच कंज्यूमशन, मतलब जो टाइम है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, टू मच टाइमिंग, मतलब टाइम कंजम्पशन होता है, टू टाइम कंजम्पशन, मतलब टू मच लिखना था भाई यहाँ पे,
टू मच टाइम कंजम्पशन करता है, मतलब कि जो टाइम है ना बहुत ज्यादा खाता है, क्योंकि हर एक जॉब के लिए हर बार कोस्टिंग करनी पड़ती है महिला में। दूसरी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग कोस्टिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सा, कभी प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी प्राइस घट जाते हैं, सेम इसी तरीके से। सिंपल था, आसान था ना, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से फटाफट से, लास्ट टॉपिक, प्रोसीजर ऑफ जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग की प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम जॉब कोस्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम हिसाब किताब करते हैं सारा, ठीक है सर। सबसे पहले जॉब ऑर्डर नंबर हम देखते हैं। जॉब ऑर्डर नंबर यानी जो हमें प्रोडक्ट बनाने हैं वो कितने प्रोडक्ट बनाने हैं। जैसे कि हमारे पास अगर पैंट बनाने का ऑर्डर आया तो कितनी पैंट बनाने का ऑर्डर आया, पहले वो सबसे कलेक्ट करते हैं कि कितना काम करना है हमें। सिंपल, हाँ जी। उसके बाद कपड़े बनाने वाला क्या करता है, प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन ऑर्डर। अब वो प्रोडक्शन ऑर्डर प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसके पास तो उनको पता चल गया कि इतना माल बनाना है। अब ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर प्रिपेयर करेगा और किसको देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्यों देगा, ताकि वो प्रोडक्शन चालू कर पाए। समझे, अपने ऑर्डर तो रिसीव कर लिया, जैसे सेल्समैन होते हैं, दुकानों पे जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो वहां से वो ऑर्डर लिख के लाते हैं कि सर आपको कितना सामान चाहिए, इतना सामान चाहिए, इतना सामान चाहिए। तो मैं जाके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलूंगा इतना इतना सामान इतने लोगों ने मांगा है, तो वहां से क्या बना के प्रोडक्शन चालू कर दो। सिंपल से, तो वो प्रोडक्शन चालू करेंगे इस तब जब प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट, मतलब जब उनको प्रोडक्शन ऑर्डर मिलेगा। सिंपल से, उसके बाद क्या होता है, जॉब शीट प्रिपेयर की जाती है। अब जब प्रोडक्शन चालू हो चुका है तो हमें पता चल जाएगा कितना खर्चा हुआ है, ओवरहेड पे कितना, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा हुआ है, बाकी सब चीजों पे कितना खर्चा हुआ है। तब हम प्रिपेयर कर सकते हैं जॉब शीट, जो कि इस क्वेश्चन में करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। लास्ट चीज, कंप्लीशन ऑफ जॉब। कंप्लीशन ऑफ जॉब मतलब कंप्लीट करना है, लास्ट में सब चीज क्या आपको मर्ज करनी है, और ये जो भी आपका डाटा आया है, जो भी आपने खर्चा किया है, जो भी आपने जॉब कॉस्टिंग करी है, ये आप बताओगे किसको, कॉस्ट शीट डिपार्टमेंट को, जो कॉस्टिंग करता है मेन। सिंपल सर, हाँ जी, कॉस्ट शीट डिपार्टमेंट को ये प्रोवाइड कर दोगे ताकि वो उसके अंदर एड ऑन कर पाए। सिंपल, बढ़िया। जो मेन कॉस्ट निकालनी है आपको पूरे ऑल ओवर की, वो कर पाए, हिसाब किताब कर पाए, तो उसको डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। सिंपल सर, खत्म। ये होता है प्रोसीजर किसका, जॉब कॉस्टिंग का। और यहाँ पे खत्म होता है सर आपका थ्योरी वाला पार्ट। पूरी बुक का चैप्टर जो है इतने में था, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन वैसे तो 2-3 दे रखे थे बस खाली, ठीक है, उसमें से एक उठा लिया मैंने। ऐसा नहीं है सिंपल उठाया, मतलब ऐसा है कि जिसमें मतलब टॉपिक है जिसमें आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। क्योंकि इसके बाद डिपार्टमेंट वाला एक क्वेश्चन देखा था मैंने, ठीक है। डिपार्टमेंट वाले में क्वेश्चन में मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। इसमें जो दूसरा पार्ट है ना, इसकी वजह से उठाया, क्योंकि एक टॉपिक हम पिछला कर चुके थे सेम ऐसे ही, और एक ये वाला कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे चलता हूँ भाई, ठीक है। एक बार भाई ये नोट कर लो थ्योरी वाला पार्ट जिसको नोट करना है, फिर मैं न्यूमेरिकल वाला चालू कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पे बना दूंगा मैं जॉब पोस्टिंग, मतलब जॉब शॉट, मतलब जॉब शीट। सिंपल सर, फटाफट से नोट कर लो भाई जिसको नोट करना है, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, शुक्रिया। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और आपने अगर पहले तक रखा है तो सच में बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले तक नहीं कर रखा है तो क्या है सर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई बात नहीं होती, ठीक है। आराम से कर दियो बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, अब भी यही है ना, आराम से कर दियो बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है। अरे यहीं पे हम, ठीक है। चलिए बाद में मिलते हैं, पहले अभी फिलहाल सीख लो, ठीक है, आराम से कर दियो। वापस चलते हैं भाई, तो बात आती है भाई क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है ए फैक्ट्री यूजेस ए जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। जो फैक्ट्री है वो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है, जिसके अंदर उसको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कितने के, 18 लाख के, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं 15 लाख के, प्रॉफिट दे रखा है 12,18,000 का, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं 10,50,000 के, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है 8,40,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 9 लाख का। भाई क्वेश्चन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को लगता है कि कई बार राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो बच्चों को समझ में ना आएगा, तो इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, ठीक है। इसलिए हम नोट्स अपनी राइटिंग में प्रिपेयर भी नहीं करते, जो हम नोट्स बना के भेजते हैं, मतलब जो आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। हाँ जी, 10 ईयर्स कितने होते हैं वो, 10 ईयर्स तो अलग होता है, मतलब खाली पूरी बुक के नोट्स होते हैं वो, ठीक है, ताकि जो समरी आपकी पूरी बुक की फटाफट छोटे तरीके से आप समझ पाओ, अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी आप कवर कर लो पूरा अपना सिलेबस, ठीक है। वो कंप्यूटर टाइपिंग में होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है फिलहाल, इसलिए मैं पढ़ता भी हूँ यहाँ पे कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। चलिए उसके बाद चालू करते हैं। रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है सर इसमें, क्या रहा है, प्रिपेयर ए जॉब कार्ड शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स वैल्यू। आपको एक जॉब शीट बनानी है, मतलब जॉब कार्ड बनाना है जिसमें आपको ये सब चीजें दिखानी है, मतलब वही है, आपको जॉब शीट बनानी है, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट, जिसको आप जॉब शीट भी बोल सकते हो, सेम वही है भाई, जैसे आपने कॉस्ट शीट किया ना अभी तक, सेम वैसे ही आपको करनी है जॉब शीट, सेम टॉपिक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें भी, ठीक है। देख लो बेशक से, सबसे पहले वही पर्टिकुलर अमाउंट आएगा ऊपर, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। चलिए सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में देखिए कितना अमाउंट है, डायरेक्ट मटेरियल कितने का हमारे पास, 18 लाख का, तो बस यहाँ पे लिख देंगे 18 लाख का सामान,
उसके बाद हमारे क्या चाहिए, डायरेक्ट वेजेस, यानी कि डायरेक्ट लेबर चाहिए ना, हमें डायरेक्ट लेबर कितने की है भाई डायरेक्ट लेबर, ये है भाई 15 लाख की, तो बस 15 लाख यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सर। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं नहीं, तो बस इन दोनों जोड़ के क्या आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 15 और 18 भाई, ये हो गया 15 15 30 33, तो 33 लाख हो गया, ठीक है भाई प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमको क्या जोड़ना पड़ता है, फैक्ट्री के ओवरहेड, तो फैक्ट्री के ओवरहेड देख लेते हैं भाई, ये रहा फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड कितने दे रखे हैं 9 लाख के, तो 9 लाख जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है। 9 लाख जोड़ने के बाद भाई कितना हो गया 42,000, मतलब सॉरी 42 लाख, एल मतलब होता है लाख, ठीक है सर, बढ़िया 42 लाख क्या हो गया, ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है सर। चलिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं आप इसे। उसके बाद आता है भाई क्या, आपको क्या जोड़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, चलिए जी जोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब कितना था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 8,40,000, सिंपल। चलिए इसको जोड़ लेते हैं फटाफट से, यहां से आ जाएगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल। ये कितना आ गया भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया 8 लाख, जोड़ दिया यानी 50,40,000, सिंपल। चलिए 50,40,000 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद आपको क्या जोड़ना था सर, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। भाई इसमें वर्किंग प्रोग्रेस मतलब फिनिश गुड्स दिए नहीं, तो फिर मेरे को वो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकलेगा नहीं सीधा डायरेक्ट, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालने के बाद सीधा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल सर। चलिए तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था 10,50,000, तो 10,50,000, चलिए जी इसको भी जोड़ लेते हैं फटाफट से, यहां से आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल। जो माल बेचा उसकी कॉस्ट आ गई कितनी, ये हो गया 50 और ये हो गया 90, और 10 और 50 ये हो गया 60,90,000, सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट प्रॉफिट ऐड करना है, तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 12,18,000, ये रहा 12,18,000, सिंपल। चलिए इसके बाद प्रॉफिट के बाद क्या आ जाता है आपका टोटल, मतलब आ जाता है आपका सेल्स, टोटल सेल्स, सिंपल। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया चलते हैं 9 1 10 का 0 8, ठीक है 10 का 0 1 का 0 हो गया, 3 6 7, भाई ये हो गया 73,08,000, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे, सही है भाई सर, सिंपल सर, समझ में आ गया। बस आपको ये बनाना था, आपको क्या बनाना था, जॉब कार्ड शीट बनानी थी, मैंने बना दी भाई, जिसके अंदर प्राइम कॉस्ट दिखा दिया, वर्क कॉस्ट दिखा दिया भाई, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट दिखा दिया भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स वैल्यू ये रही भाई 73,08,000, सिंपल सर। अब आप सर चेक करोगे तो फिर ये आपको आंसर मिलेगा आपके बुक्स के अंदर। चलिए इसके बाद चलते हैं सर दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरे पॉइंट समझते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छा है, क्या है, इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, द फैक्ट्री हैज बीन रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, मतलब हमको एक ऑर्डर मिला, इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल वुड बी 24 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कितने का होगा 24 लाख का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट मटेरियल कितने का होगा 24 लाख, डायरेक्ट लेबर दे रखा है कितने का होगा 15 लाख का, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दीज जॉब्स, इनका प्राइस क्या होगा, मतलब फिर से आपको कॉस्ट शीट बनानी है, वो भी नए साल की, अगले साल की, और जिसमें आपको ये वाले आइटम यूज करने, सिंपल। चलिए तो मैं भाई दोबारा से एलिमेंट लिखने की जगह सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको तो दोबारा सेम ही ऐसी, मतलब सेम ही ऐसी प्रिपेयर करनी है, बस मेरे को अमाउंट को ही चेंज करना है ना बस खाली, तो मैं आपको यहीं पे चेंज करके दिखा देता हूँ कि नया अमाउंट क्या आएगा नई जॉब शीट में, बाकी आपको सेम ऐसी प्रिपेयर करनी है, दोबारा नहीं, ये अमाउंट नहीं आना चाहिए, उसमें नया अमाउंट आना चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिंपल। चलिए चालू करते भाई, मैं ये पे कर देता हूँ ऐसा, दोबारा बनाने में टाइम वेस्ट होगा और वीडियो और लंबी बनेगी। चलिए तो क्या था भाई, इन्होंने इस बार क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल कितना लेना है 24 लाख, तो भाई डायरेक्ट मटेरियल में लिख देता हूँ मैं 24 लाख, ये रहा 24 लाख, ठीक है जी। उसके बाद लेबर में कितना लेना है 15 लाख, तो ये रहा 15 लाख का लेबर, डायरेक्ट लेबर था ना, हाँ जी डायरेक्ट लेबर में है 15 लाख, पहले भी 15 लाख था शायद, डायरेक्ट वेजेस, हाँ जी ये 15 लाख थे, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर हो गया कितना है 15 लाख, ठीक है, ओके। तो हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई भाई 24 और 15, ये हो गया भाई 9 और ये 3, 39 लाख, सिंपल सर। चलिए 39 प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद आपको जोड़ना है फैक्ट्री ओवरहेड और बाकी सब चीजें देखते हैं क्या रहा है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दीज जॉब्स, इस जॉब का प्राइस क्या होगा, इफ द फैक्ट्री इंटेंड टू
अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या कह रहा है, प्रॉफिट का रेट क्या होना चाहिए, द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल्स। समझ में आया? जितना पिछली बार सेल पे आपने प्रॉफिट कमाया था उतना ही प्रॉफिट इस बार भी होना चाहिए। जितना प्रॉफिट आपने पिछली बार कमाया था सेल्स पे उतना ही प्रॉफिट आपको इस बार भी होना चाहिए। एक बार प्रॉफिट निकालते हैं भाई, सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हमारा हुआ था। ठीक है सर, देखो ये मैं निकाल रहा हूं प्रॉफिट ऑन सेल। क्या निकाल रहा हूं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है सेल्स के बेसिस पे। चलिए जी करते हैं, मतलब कैसे करना है सीधा आपको, ये आपको निकालना है, एक बार देख लो भाई, दिख रहा है नीचे का आइटम, नहीं दिख रहा, चलिए दिख तो रहा है। हाँ जी, तो कैसे निकालना है आपको, ये आपको निकालना है 12,18,000 अपॉन में सेल्स कितनी थी 73,08,000। सिंपल। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ऐसे कोस्ट पे भी करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंट आएगा नहीं, लेकिन इसने सेल्स बोला तो डायरेक्टली सेल्स भी कर लेते हैं। 12,18,000 उसके बाद डिवाइड बाय 73,08,000। सिंपल, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, तो आपका आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया तो आपने, तो आपका आंसर आ गया भाई कितना, ये आ गया 16.6%। मतलब 16.6666 चलता जा रहा है, तो हम 16.6 बार कर देंगे सिर्फ। ठीक है सर, चलिए ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ सेल। चलिए प्रॉफिट का निकल गया, बाद में यूज कर लेंगे उसको प्रॉफिट को, पहले अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम करना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैव गॉन अप बाय 15%। सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या हो गया, 15% बढ़ गए। कहां है सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा भाई, सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसको क्या मानना है आपको, ये 15% बढ़ गया। अब जब इसको 15% बढ़ाना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% का एप्रिसिएशन, ये रहा 15% का एप्रिसिएशन। समझ में? चलिए 15% अगर बढ़ाना है तो देखो, पहले तो हम मान लेते हैं इस पूरी वैल्यू को कि ये 100 थी, ठीक है, और अब इसको 15% बढ़ाना है तो यानी कि अब क्या हो जाएगी, 115 हो जाएगी, सीधी बात है ना। तो कैसे निकालेंगे, ये ऐसे भाई, कहां लिखूं, यहीं पे देख लेता भाई, समझा देता हूँ। 10 लाख जो 50,000 है आपका, पहले ये 100 माना था इसको, लेकिन अब हमें निकालना है कितना, 115%, 15% बढ़ गई ना, तो 115 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो आपका अमाउंट आ जाएगा सीधा। तो कर लेते भाई 105, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 115 और डिवाइड बाय 100। चलिए भाई 15% बढ़ने पे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1207500। सिंपल, 12,07,500। सिंपल सर, चलिए हमने कर लिया। उसके बाद चलते हैं सर, कह रहा है द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है, द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी जितना फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालना है, जितना डायरेक्ट वेजेस का परसेंट था उसके बेसिस पे निकालना है, समझे। और सेम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो होगा एज ए परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट बेसिस, वर्क कॉस्ट बेसिस पे निकालना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सुनिए ध्यान से, सुनिए क्या रहा है, परसेंट ऑफ, कहां गया, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी कि डायरेक्ट वेजेस कितना था आपका 18 लाख, और किसकी बात कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड है ना, हाँ जी, तो डायरेक्ट वेजेस था आपका 18 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड था आपका 9 लाख। जितना डायरेक्ट वेजेस था उसका देख लो फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट था, जितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड पहले था उतना ही परसेंट हमें इस बार भी रखना है, समझे। जितना फैक्ट्री ओवरहेड जो तो पहले था, किसका परसेंट, मतलब कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है डायरेक्ट वेजेस का जितना परसेंट पहले था उतना ही परसेंट आपको इस बार भी रखना है। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट वेजेस था ना भाई, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कह रहा हूं, डायरेक्ट वेजेस यानी कि लेबर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, यही था, ठीक। तो डायरेक्ट लेबर का जितना परसेंट था फैक्ट्री ओवरहेड ये 9 लाख, तो 15 लाख का जितना परसेंट ये है उतना ही परसेंट आपको इस बार भी रखना है। मतलब सीधी बात, 15 लाख का ये कितना परसेंट है, निकाल लेते हैं भाई एक बार। 15 लाख का जितना परसेंट ये होगा उतना ही आपको रखना है, यानी 15 लाख का कितना परसेंट है, 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना परसेंट है, ये है 60%। कितना है, 60%। कैसे निकाला भाई, सेम ऐसे 9 लाख बटे में 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आ गया 60%। यानी ये 60% है किसका, ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड, ये लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर का 60% है। तो इस बार भी जितना है ना उसका 60% ही रखना है, तो इस बार भी कितना है 15 लाख ही है, तो इसका भी 60% ही रखेंगे, यानी कितना ही आएगा, सेम ही आएगा अमाउंट, तो 9 लाख रुपए। समझे, अगर ये समझ गए तो भाई अगला वाला टॉपिक भी सेम ऐसे ही करना है। अगला वाला टॉपिक क्या कह रहा है, समझिए क्या रहा है,
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है एज ए परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी जो भी आपकी वर्क कॉस्ट है उसका जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट रखना है एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वर्क कॉस्ट मतलब प्राइम इसी को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये 42 लाख आपकी वर्क कॉस्ट है, इसका जितना परसेंट है एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड, ये जो है इसका जितना परसेंट है उतना ही परसेंट आपको इस बार भी रखना है। समझ में? पहले इसका निकाल तो लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, ये हो गया भाई 39 और 9 कितना हो गया 48, चलिए 40 लाख 8 लाख हो गया। अब देखते हैं ये जो है ये इसका कितना परसेंट है, उतना ही परसेंट आपको वो भी रखना है। चलिए तो कर ले, जैसे ऊपर वाला किया था सेम वैसे ही कर रहा हूं मैं, यानी 8,40,000 जो है वो किसका 8,40,000 जो है वो इसका कितना परसेंट है, यानी 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। और उसके बाद वैसे ही सेम उसका निकाल लेंगे कितना परसेंट होता है। चलिए भाई तो क्या 8,40,000 डिवाइड बाय 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो भाई ये आ गया 20%, यानी जो ये है ये इसका कितना परसेंट है 20%, सिंपल। तो बस हमें इसका 20% निकालना और यहाँ पे पुट कर देना है। तो 48 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 48 लाख का कितना परसेंट 20%, ये रहा भाई 20% कितना हो गया 9,60,000, सिंपल। चलिए ये हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलिए अब सारी चीजें वैल्यू हो गई है, बस खाली आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 9,60,000 इसमें जोड़ दिया, तो ये 9,60,000 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5,760,000, सिंपल। अब इसमें एक जोड़ना है 12 लाख, ये जो भी है क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये 5,760,000, चलिए इसमें जोड़ देंगे 12,075 और 0,0 थी ना, हाँ 00, ठीक। तो आपका आ गया भाई, ये आ गया 69,675,000, सिंपल। अब देखिए ध्यान से, अब मेन दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या निकाला जाए, क्योंकि देखिए ये जो इसने बोला था वो बोला था सेल्स का जितना परसेंट प्रॉफिट है, मतलब सेल्स का जितना परसेंट, हमने सेल्स का प्रॉफिट निकाला था ना। अब सेल्स मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी रही होगी, उसका ये होना चाहिए कितना परसेंट आया था 16.6 बार परसेंट, यानी कि ये जो सेल्स है इसका एक्स का कितना परसेंट निकालना है भाई, एक्स का ये मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं सेल्स, चलो ये रही हमारी सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स है सेल्स का इतना परसेंट होना चाहिए प्रॉफिट कितना है, सेल्स का कितना परसेंट मल्टीप्लाई में 16.6 बार परसेंट, समझे? हाँ जी, तब जाके आपका ये निकल के आएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ये जोड़ेंगे तब जाके ये निकल के आएगा। अब इक्वेशन बनानी है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इक्वेशन बना के मिटो दो ना भाई, क्वेश्चन ही तो है, या तो कर ही देता हूँ भाई, तुम भी क्या याद रखोगे। चलिए तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, देखो हमारी जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तभी आता है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर में आता है आपका सेल्स, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी इसको मिटो ही देता हूँ भाई, सीधा अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट आपकी कितनी है, ये वाली, यानी 6,967,500, ठीक है। प्लस में प्रॉफिट कितना बोल रखा है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 16.6 बार अपॉन में 100, परसेंटेज है ना, परसेंट ऐड के नंबर वो लगता है 100 इज इक्वल टू में आपका आना चाहिए सेल्स, सिंपल। अब ये चीज प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, सॉल्व कर लेते हैं उधर जाके, तो यहाँ बच गया 6,967,500, यहाँ पे हो गया सेल्स माइनस में सेल्स का 16.6 बार अपॉन में 100, सिंपल। इसको सॉल्व कर ले एक बार, ठीक है भाई। तो 100 में से अगर माइनस कर देंगे, 100 में से ये परसेंट में है ना, परसेंट में रख लेते हैं सिंपल, सबसे बढ़िया परसेंट में है ना, हाँ जी। तो 100% में से अगर 16 ये चले जाएंगे तो 100 माइनस में 16 पॉइंट 4 कर दिया, 100 माइनस में, ठीक है 16.66666, चलिए भाई। तो आपका आंसर आ गया कितना, ये आ गया 83.3 बार परसेंट बराबर में सेल्स, सिंपल। ये आ गया 6,967,500। अब भाई इसको बस सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर, हाँ जी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है आंसर को, तो मल्टीप्लाई ये हो गया 6,967,500 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 83.33333, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आया आंसर, ये आ गया भाई 8361 और 000, 1 2 3, यानी कि
ये आ गया आपका सेल्स, सिंपल सेल्स तो निकाला ना एस की वैल्यू, चलिए क्या आ गया 836100, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके। और बस अब आपको प्रॉफिट निकालना है तो इसका 16% मतलब वही निकाल लो, तो मल्टीप्लाई में कितना परसेंट 16.6666%, सिंपल। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया भाई 1393499 पॉइंट वही है। तो भाई इसको 0 0 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 500, ठीक है, ताकि आपका वो आंसर परफेक्ट हो जाए। ये हो गया 13,93,500, सिंपल बस। तो भाई यही वाला टॉपिक जो था वो समझने वाला था, क्योंकि ऊपर वाला तो सिंपल था, बस खाली आपको कॉस्ट शीट बनानी थी, जॉब शीट बनानी थी, आपने बना दी जॉब शीट, सिंपल। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया वो सारा टॉपिक, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आया, कहीं पे डाउट आता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कहीं पे भी मतलब जब से भी आपको पता चले, सॉरी कमेंट में, तो कमेंट में आप बता देना भैया कोई डाउट आया तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से सर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका हो सब चीज। मुबारक हो, आपकी एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है सर। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना, बस भाई तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट, बाय बाय।